फिर तेरी पनाहों में पार्ट 5। महर ने कांपते कदमों से कॉरिडोर में प्रवेश किया। हर दीवार, हर कोना जैसे उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। कल रात रुद्रांश की आंखों में जो आग थी वो अब भी उसके जहन में जिंदा थी। वो जानती थी कि वो वापस आ चुका है और उसके गुस्से का अंजाम अब किसी भी पल उसके सामने आ सकता है। उसका दिल डूब रहा था, लेकिन तब उसकी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स, वहीं रुद्रांश के पालतू शिकारी कुत्ते दरवाजे पर ही बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने महर को देखा, दोनों एक झटके में उठ खड़े हुए थे, भूखे शिकारी की तरह। आंखों में भूख, गुर्राहट जैसी बर्बादी का बिगुल था। वे किसी भी अजनबी को रुद्र के कमरे के पास भी भटकने नहीं देते थे। उन्हें देखकर महर की रग रग में डर दौड़ गया था। नहीं नहीं, उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक उन दोनों कुत्तों ने भौंकते हुए दौड़ लगा दी थी। भूखे भेड़ियों की तरह वो उस पर झपट पड़े थे। महर ने खुद को संभालने की नाकाम कोशिश की। उसका पाँव भी जख्मी था, वह दर्द से लड़खड़ा गई थी। वो गिरते गिरते खुद को दीवार से संभाल पाई, पर उन भयानक गुर्राहटों ने और भौंकते सायों ने उसे पागलों की तरह भागने पर मजबूर कर दिया था। बचाओ, कोई है। उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों से टकराकर खो गई थी। किसी ने सुना नहीं या सुनकर भी अनसुना कर दिया था। उसकी नजरें एक दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाज़ा बाहर लॉन की तरफ खुलता था। महर भागती रही, जैसे उसका दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। पानी की एक बूंद भी उसके गले से नहीं उतरी थी। वो लड़खड़ाते हुए लॉन में पहुंची और घास पर पैर फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई थी। उसके सिर पर हल्की चोट आई, सांस उखड़ने लगी थी। कुत्ते कुछ दूरी पर ही रुक गए थे। शायद उनकी ट्रेनिंग उन्हें लॉन की सीमा से आगे नहीं जाने देती थी, मगर महर अब बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने घास पर लेटे लेटे ही थरथराती सांसों से आसमान की ओर देखा। भगवान, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मुझे इंसान समझा जाए? उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे और महर की सांसें बेहद हल्की हो गई थीं। उसका बदन थक चुका था, मन डर और अपमान से बुझा हुआ था। सिर से बहता हल्का सा खून उसकी मासूमियत की गवाही दे रहा था और आंखों से आंसू शायद आखिरी बार भगवान से एक जवाब मांग रहे थे। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी थी। वो बस इतना ही सोच पाई थी कि काश कोई मुझे बचा ले, कोई तो हो जो मुझे इस नर्क से बाहर निकाले। और फिर उसकी आंखों के नीचे रात उतर आई थी। हवेली के भीतर का शोर शराबा थम चुका था। सब लोग सो चुके थे, लेकिन महर अब भी वहीं पड़ी थी। घास उसकी पलकों पर ओस की तरह जमी थी। ठंडी हवा उसके शरीर से टकरा रही थी और उसमें हिलने की ताकत तक नहीं बची थी। सुबह के 5 बज चुके थे। धुंधल की रोशनी में एक नौकर झाड़ू लेकर लौन आया। वो हमेशा की तरह सिर झुकाए अपने काम में लग गया था, पर तभी उसकी नज़र घास पर किसी परछाई पर पड़ी। वो रुक गया था और उसने आंखें मिचमिचाई, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, अरे ये कौन है? उसके हाथ से झाड़ू गिर गया था। वो भागा और झुककर देखा, महर। उसकी सांसें बेहद धीमी थी, बाल उलझे हुए थे, कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे। महर मैडम। उसने घबराकर उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। कोई है, मदद करो। महर मैडम बेहोश हो गई हैं। अंदर से कुछ और नौकर भागते हुए आए। किसी ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे तो किसी ने चादर उड़ा दी थी, लेकिन महर की आंखें अभी बंद थीं। किसी ने डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन किया और किसी ने वंदना को खबर दी। और उधर हवेली के ऊपरी माले पर बड़ी बड़ी खिड़कियों से गुजरती तेज हवा ने किसी को बेचैन कर दिया था। रुद्र रायचंद, जिसने इस मासूम लड़की को जानबूझकर डराया था, मगर अब उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिल क्यों धड़क रहा है मेरा यूं? उसने खिड़की से नीचे झांका। कुछ नौकर लॉन में इकट्ठा थे, लेकिन वह सिगरेट का कश लेता हुआ और इग्नोर करता हुआ अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर हवेली से बाहर निकल गया था। उसे परवाह ही नहीं थी कि उसकी बीवी को क्या हुआ है। हवेली के लॉन में सुबह की हल्की धूप पड़ रही थी और उस धूप के नीचे पड़ी थी महर। हॉल में ले चलो जल्दी, वंदना की आवाज़ गूंजी। उनके पाँव कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर वो हवेली वाली सख्ती अब बिल्कुल गायब थी। कुछ देर बाद महर को सोफे पर लिटाया गया था। उसके चेहरे पर धूप की एक लकीर पड़ रही थी। डॉक्टर अभी भी नहीं पहुंचे थे। वंदना उसके पास ही बैठी हुई थी, मगर बिल्कुल शांत। उनके चेहरे पर पहली बार शर्म और पश्चाताप तैरता हुआ दिख रहा था। हवेली के हॉल में ही कुछ मिनट बाद डॉक्टर आ गए थे। उन्होंने महर की नब्ज देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, इनकी हालत अब स्थिर है। वो खड़े हो गए थे। इमोशनल एग्जॉशन है, बहुत ज़्यादा असर हुआ है। जितना शरीर थका है उससे कहीं ज़्यादा इनका मन टूटा हुआ है। कोशिश कीजिए इन्हें शांति मिले। अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ तो अब इनका शरीर जवाब दे सकता है। डॉक्टर ने वंदना की ओर एक संजीदा नज़र डाली, जो ऐसे कहना चाहती हूँ कि इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता, उसकी देखभाल की भी ज़रूरत है। वंदना बस हल्के से सिर हिलाया। डॉक्टर चले गए थे और उसी पर हवेली की पुरानी हवा वापस लौट आई थी। वंदना उठकर धीरे धीरे खिड़की के पास आ गई थी और फिर वो जानी पहचानी आवाज़, जिसमें ना तो ममता थी और ना ही हमदर्दी, बस ताने की तलवार थी और परंपराओं की जंजीरें थीं, कमरे में गूंज उठी थी। रायचंद हाउस में क्या कमरों की कमी थी जो तुम्हें लॉन में सोना पड़ा? नौकरों के सामने क्या इज्जत रह गई हमारी? वंदना रायचंद के होठों पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी, जो किसी नुकीले तीर की तरह थी, जो सीधा आत्मा को बीन दे। बहन ने कुछ नहीं कहा, बस पलकों के नीचे एक थकी हुई नजर डाली। वंदना आगे बढ़ी, एक तकिया सीधा किया, जैसे उसकी देखभाल कर रही हूँ, मगर उनकी बातों में वही पुराना जहर घुला हुआ था। पता नहीं किस सोच के साथ आई थी तुम इस हवेली में।
हमने तुम्हें पहले ही समझाया था, रुद्रांश की पत्नी बनना आसान नहीं होगा। फ्लैशबैक। महर की आंखों के सामने अतीत का वो मंजर तैर गया था जब वो अपनी माँ के सामने घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसुओं में सिर्फ एक आवाज़ थी कि आर्यन को कुछ नहीं होना चाहिए। उसी पर उसका फ़ोन वाइब्रेट किया था। स्क्रीन पर मिसेस वंदना रायचंद का नाम चमक रहा था। कांपते हाथों से महर ने उनका कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक शांत आवाज़ आई, तुम्हें मुझसे मिलना होगा अभी, वो भी अकेले। रायचंद हॉस्पिटल, कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 3। और हाँ, वक्त बर्बाद बिल्कुल मत करना। मैं ज़्यादा देर किसी का इंतज़ार नहीं करती। मैं जानती हूँ तुम्हें मदद की ज़रूरत है और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो बिना वक्त गवाए फ़ौरन कॉन्फ्रेंस रूम पहुँचो। महर ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई थी। मैं अभी आती हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिएगा, आर्यन को कुछ नहीं होगा। अस्पताल का खाली कॉन्फ्रेंस रूम बिल्कुल शांत था, सर्द, शांत और किसी सौदे की तरह खामोश। टेबल के उस पार बैठी थी वंदना रायचंद, ग्रीन साड़ी, मोतियों का हार और वही बर्फ जैसी मुस्कान जो शब्दों से ज़्यादा छुपती थी। महर उनके सामने खड़ी हुई थी। कॉन्फ्रेंस रूम में दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और गिलास की ठंडी सतह, सब कुछ जैसे उस सौदे की गवाही दे रहे थे। वंदना रायचंद ने अपनी उंगलियों से एक काला लिफाफा टेबल पर सरकाया। 5 लाख आर्यन के इलाज के लिए हैं और ज़रूरत पड़ी तो इससे दोगुनी रकम भी मिल सकती है, और उससे कहीं ज़्यादा भी, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। महर की नज़रें लिफाफे पर जमी हुई थी, जैसे किसी की धड़कन मशीन में ही फंस गई हो, लेकिन वो बस इतना ही कह पाई थी। वंदना उठी, उनकी एड़ियों की आवाज़ टाइल्स पर गूंज रही थी। वो पास आकर सीधी महर की आंखों में झांक रही थी। इसके बदले तुम्हें रुद्रांश रायचंद से शादी करनी होगी। वक्त जैसे थम सा गया था। महर की पलकें थरथरा गई थीं, उसका गला सूख गया था। मैं क्या शादी? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं, क्या वो मुझसे शादी करेंगे? वंदना की मुस्कान और ठंडी हो गई थी। उसकी चिंता तुम मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें सिर्फ हाँ करनी है, वो भी आज शाम तक। फैसला तुम्हारे ऊपर है महर। वो फिर से टेबल के पास गई और बहुत ठंडे लहजे में बोली, तुम्हारा भाई VIP वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा। उसकी दवाइयों की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी माँ के लिए प्राइवेट अटेंडेंट जो उनके खाने पीने और सोने का ख्याल रखे, और भाई को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। कितनी रातें उन्होंने जाकर काटी है ना, वो भी अब चैन से सो पाएंगी। महर की आंखें भर आई थीं, उसका दिल फटने को था। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ भाई की ज़िंदगी, दूसरी तरफ एक अनजान रिश्ता जिसमें सिर्फ नाम होगा, प्यार नहीं, भरोसा नहीं और शायद इज्जत भी नहीं। उसकी उंगलियां कांप गई थीं। उसने एक नज़र लिफाफे की तरफ देखा और फिर खुद को देखा। तो क्या महर इतना ही कह पाई थी कि वंदना ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए रायचंद नाम ही काफ़ी है। बहुत सोच समझ कर फैसला करना। रुद्रांश की पत्नी बनना आसान नहीं होगा। उसका गुस्सा चलते अंगारों जैसा है, लेकिन हम दोनों का सौदा बराबरी का है। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। महर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठा था। हॉस्पिटल के स्टाफ का कॉल था, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ घबराई हुई थी। मैम, आपकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, वो बेहोश हो गई हैं, आपको अभी आना होगा। एक पल के लिए जैसे सब कुछ सुन हो गया था। महर की आंखें फैल गई थीं और दिल, वो तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। महर ने बिना एक पल गवाए पलटकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने लगी थी। न खुद की हालत देखी थी और ना ही उसे रास्ता दिख रहा था, मगर तभी एक सख्त हाथ ने उसका हाथ जकड़ लिया था। वो वंदना थी। धीरे लेकिन सख्ती से उन्होंने महर की कलाई पकड़ ली थी। उनकी आंखों में चिंता नहीं थी, बस एक टोक शर्त की ठहरी हुई नज़रों का भार था। कहाँ जा रही हो इस तरह भागती हुई महर? महर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मेरी माँ बेहोश हो गई हैं, वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो मैं जानती हूँ। और उनकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई थी, ऐसी आवाज़ जिसने वक्त को थाम दिया हो। तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारे भाई की दूसरी सर्जरी है, ऊपर से मामी बेहोश हैं। और ये, उन्होंने अपने बैग से एक चेक निकाला, साफ चमचमाता हुआ 10 लाख का चेक। चेक को महर के हाथ में जबरन थमाते हुए वंदना बोली, ये पैसा तुम्हारे काम आएगा महर, बहुत बड़ी रकम है। तुम्हारे भाई की ज़िंदगी बच सकती है इससे, ले लो, लेकिन भूलना मत इस रकम के बदले तुम्हें क्या करना है। महर की उंगलियों ने चेक को कांपते हुए थाम लिया था। उसकी आंखों में एक साथ डर, बेबसी और एक गहरी उदासी थी। वो जानती थी ये रकम सिर्फ रुपया नहीं था, ये उसकी आज़ादी की कीमत थी। उसका हर सपना, हर ख्वाहिश अब इस कागज़ के नीचे दब चुका था। अतीत की वो किरचें अब भी महर की आंखों में चुभ रही थी। वो सन्नाटा अब भी कमरे में था, मगर वक्त वापस लौट आया था। हवेली के उस कमरे में अब भी वंदना जी उसी जगह खड़ी हुई थी। वो अब भी उसी तने भरे लहजे में खड़ी थी। उन्होंने पल्लू एक बार ठीक किया और चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान सजा ली थी, जो कभी भी इंसान को जख्म नहीं देती थी, सिर्फ रस्में निभाती थी। ठीक है, वो मुड़ी और पास खड़े नौकरों को एक हल्का सा इशारा किया, बस 2 उंगलियों का धीमा सा इशारा। इसे
इसके कमरे तक छोड़ आओ। अभी रुद्रांश अपने कमरे में नहीं है, वो बाहर गया है, शाम तक घर वापस नहीं आएगा। फिर उनकी नज़र दोबारा महर पर पड़ी। वो मुस्कुराई, मगर उनकी मुस्कान में अब भी कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक रस्मी सी मुस्कुराहट थी जिसके पीछे हुक्म दबा होता था। तब तक ये आराम कर लेंगी, आपको शाम को रिसेप्शन के लिए भी तैयार होना है। शाम को हमने आपकी और रुद्रांश की रिसेप्शन पार्टी रखी हुई है, उसकी भी तैयारियां हमें ही करनी हैं। उनकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी, बल्कि वो मिठास थी जो जहर को सुनहरे कांच में छिपाकर परोसी जाती थी। हवेली के एक सुनसान कॉरिडोर में दो नौकरानियां महर के पीछे पीछे चल रही थीं, सर झुकाए, बिना कोई शब्द बोले। वो भी चुप थीं, आंखें ज़मीन पर थीं और दिल जैसे किसी भारी सिले से दबा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खोला गया। वो दोनों नौकरानियां बिना कुछ बोले कमरे के अंदर दाखिल हो गई थीं। डॉग सब भी कमरे के बाहर बैठे हुए थे, लेकिन इस वक्त वो जंजीरों से बंधे हुए थे और उनके सामने भरपेट खाना रखा हुआ था। उनमें से एक नौकरानी ने बैग कोने में रखा और एक नज़र महर पर डाली, फिर सिर झुकाकर चुपचाप वापस मुड़ गई थी, बिना एक शब्द बोले। दरवाज़ा ठाक की धीमी आवाज़ के साथ बंद हुआ था। अब कमरे में सिर्फ महर थी और उसकी भी वो खामोश जिंदगी जो एक शर्त से शुरू हुई थी। कमरा बेहद बड़ा था, लेकिन उसमें कोई तस्वीर, कोई रंग, कोई निशान नहीं था जो कि ये बताए कि यहाँ कोई इंसान रहता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बेड के किनारे पर बैठ गई थी। उसकी उंगलियां कसकर दुपट्टे को मरोड़ रही थी। ये मेरा कमरा है, मगर इसमें कोई निशान नहीं उस इंसान का जिससे मेरी शादी हुई है। ना उसकी कोई तस्वीर, ना मौजूदगी। मैंने तो आज तक उसका चेहरा तक नहीं देखा, जैसे वो सिर्फ नाम का है। और महर के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसकी नज़र खिड़की से आती हल्की रोशनी पर पड़ी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से खुद से फुसफुसाई। महर ने धीमे शब्दों से खुद से कहा, ना तो ये मेरी मर्जी थी और ना ही मेरी ख्वाहिश, बस एक मजबूरी थी। अब जो मेरी पहचान बन गई है। वो बेड पर लेट गई थी, आंखें छत पर टिकाई, मगर दिमाग उसके अतीत में उलझा हुआ था। उसे रुद्र की वो जुनून भरी आंखें याद आ रही थीं। रुद्र हमें भूल भगवान जी, और हमें भी उन्हें भुला देने की शक्ति देना। महर की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने तेजी से तकिए में चेहरा छिपा लिया था, जैसे अपनी ही सिसकियों से शर्मिंदा हो। महर मन ही मन सोच रही थी, शादी जिसे हर लड़की एक सपने की तरह देखती है, मेरे लिए तो एक सौदा बन गई। एक कीमत जो मैंने अपने भाई के लिए चुकाई है, और उस इंसान से जिसने आज तक मेरा चेहरा तक नहीं देखा। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, जिससे दीवारें भी उसके दर्द को सुन रही थीं। वहीं दूसरी तरफ कमरे में एक गूंजती हुई आवाज़ आई, क्लिक, और उसी के साथ कोई किसी के कनपट्टी पर पिस्टल रख चुका था। सामने खड़ा शख्स पसीने पसीने हो रहा था, उसकी रगें काँप रही थीं। मैंने क्या कहा था तुझसे? रुद्र की आवाज़ में आग थी, ठंडी मगर सुलगती हुई। मुझे महर का पता चाहिए था, हर हाल में। तूने तो कहा था कि पाताल में भी छुपा होगा तो 4 घंटे में तुम्हारी टेबल पर होगा बॉस। वो आदमी टाइसन जो रुद्र के लिए महीनों से काम कर रहा था, अब घुटनों के बल गिरा पड़ा था। उसकी दोनों टांगें जख्मी थी। भाई माफ़ कर दो मुझे, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जगह तलाशा। रुद्र की आंखें जल रही थीं और होंठ बिछे हुए थे, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने में बस कुछ ही पल बाकी हों। क्या यही तेरी रिपोर्ट है? इसी लायक है तू? तुझे मैंने इस काबिल तो नहीं समझा था, टाइसन ने कांपते हुए बोला। उसका पति कौन है पता नहीं लग पाया बॉस, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसका भाई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में है और महर बार में डांस करती थी उसी के इलाज के लिए। रुद्र के चेहरे पे एक अजीब सी झलक आ गई थी। डांस करती थी भाई के इलाज के लिए? उसने दोबारा पूछा, मगर इस बार आवाज़ थोड़ी नरम थी, जैसे कोई कांच पर चल रहा हो। हाँ भाई, उसका भाई बहुत बीमार है, उसकी हार्ट की सर्जरी होनी है। टाइसन ने सिर झुका लिया था। हाँ भाई, मजबूरी थी उसकी। उसने तो इस शहर में एक कंपनी नहीं छोड़ी थी जहाँ इंटरव्यू ना दिया हो, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली थी, और शायद उसी मजबूरी के चलते उसने किसी से शादी भी की है, मगर कोई नहीं जानता कि कौन है वो आदमी। एक पल को खामोशी छा गई थी। रुद्र ने पिस्तौल नीचे कर ली थी, लेकिन उसकी आंखों में तूफान और गहरा होता गया था। रुद्र एक कदम पीछे हटा, उसकी सांसें अब भी तेज थीं। पिस्तौल उसकी मुट्ठी में कसी हुई थी, मगर अब उसकी पकड़ में उतना जोर नहीं था। डांस करती थी वो, जैसे खुद से फुसफुसा रहा था भाई के लिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया था। और मैंने उस लड़की को, उसकी आवाज़ डगमगा गई थी, लेकिन आंखों में अभी वही सख्ती थी। अगर उसे पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे भी तो मांग सकती थी। वो इसी झुंझलाहट में तेजी से कमरे में चहलकदमी करने लगा था, हर कदम जैसे ज़मीन पर बोझ बनकर गिर रहा हो। वो अचानक झुक गया था। वह मुड़ा और टाइसन की तरफ झुका। उस हॉस्पिटल का नाम बता टाइसन। टाइसन घबराया हुआ था और जल्दी जल्दी बोला, रायचंद हार्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पुराने शहर में है। लेकिन अब वो वहाँ भी नहीं दिखी है कल से, वरना हर रोज़ वहाँ आती है अपने भाई से मिलने। रुद्र ने एक गहरी सांस ली,
जैसे कोई तूफान सीने में कैद हो और अब बाहर आना चाहता हो। मिलना है मुझे उससे किसी भी हालत में। उसने बड़बड़ाती हुए कहा। उससे मिलना है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। उसके सामने खड़ा होना है मुझे। फिर उसकी आवाज़ एकदम सख्त हो गई थी। वो रिका और पिस्तौल दोबारा टायसन के माथे पर रख दी थी। टायसन कांप उठा था। रुद्र की आंखों में कुछ स्थिर नहीं था, बस आग थी, पागलपन और मोहब्बत की दीवानगी थी। दूसरी तरफ महर नाश्ता करके अब बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी मगर उनमें नींद थी। कितनी अजीब बात है ना, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। मैं शादीशुदा हूँ मगर अकेली हूँ। उसने तकिए पर सिर टिकाया। पता नहीं वो कौन है, कहाँ है, कैसा है और क्यों है। एक सूखा सा हंसी का कतरा उसके होठों तक आया और वहीं दम तोड़ गया था। शाम का समय था। महर के कमरे में रोशनी धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसकी रौनकें अचानक बढ़ गई थीं जब चारों तरफ नौकर और नौकरानियाँ आकर खड़े हो गए थे। महर अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। सबके हाथों में महंगी शॉपिंग बैग्स, गहनों के केस और डिज़ाइनर कपड़ों के बॉक्स थे। वंदना रायचंद रुद्र की भाभी माँ के शक्तादेश थे। हर चीज़ सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। आखिरकार आज रायचंद परिवार की छोटी बहू सबके सामने पहली बार आएगी। एक ब्रांडेड डस्की रोज़ रंग की साड़ी जो रेशमी चमक में हल्के सुनहरे बॉर्डर से सजी हुई थी, इम्पोर्टेड एमरॉल्ड जड़ित ज्वेलरी थी और एक महिला डिज़ाइनर जिसे महर को सलीके से सजाने का जिम्मा दिया गया था। इतने सारे नौकरों को अपने सामने देखकर महर कुछ देर के लिए घबरा गई थी और उसने कभी भी इतनी महंगी महंगी चीज़ें नहीं देखी थीं, तो उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वंदना जी भी नौकरों के साथ कमरे में मौजूद थीं। उन्होंने महर को ध्यान से देखा और उसे उठकर बैठने के लिए इशारा किया। महर ने मना करने की कोशिश की, लेकिन वंदना के हुक्म के आगे उसकी एक भी नहीं चल पाई थी और फिर वह धीरे धीरे चुपचाप तैयार होने लगी थी। डिज़ाइनर उसके बालों को स्टाइल कर रही थी, नौकरानियाँ उसकी ज्वेलरी को ठीक कर रही थी। महर बिल्कुल बेजान सी लग रही थी, जैसे कोई गुड़िया हो जिसे उसके इमोशन से बिल्कुल अलग कर दिया गया हो। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस जहन में एक याद थी, रुद्र की। बाहर हवेली के गेट पर रुद्र की कार की आहट हुई, ब्रेक की आवाज़ की चीख। सबके चेहरे पर डर उतर आया था, क्योंकि सब जानते थे रुद्र को अपने कमरे में किसी का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ख़ासकर किसी बाहर वाले का। डिज़ाइनर फुसफुसाई, सर आ गए हैं, हमें बाहर चलना चाहिए। और फिर बिना किसी से कुछ कहे जैसे उस कमरे में भगदड़ सी मच गई थी। सब जैसे भगदड़ में बाहर निकल गए थे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। महर अब अकेली आईने के सामने बैठी हुई थी, मांग में सिंदूर भर रही थी कि उसके हाथ कांप गए थे। वह जिसके नाम का सिंदूर वो अपनी मांग में भर रही थी, उसका चेहरा भी अभी तक उसने नहीं देखा था। उसने अपनी सोचों को झटका दिया और मांग में सिंदूर भर लिया था। उसने खुद को समझाया, महर अब तेरी शादी हो चुकी है, चाहे कैसे भी हालात में क्यों ना हुई हो, किसी और के बारे में सोचना भी तेरे लिए पाप है। फिर तो ये रुद्र का ख्याल अपने मन से क्यों नहीं निकाल पा रही। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, दरवाजा भी खुला हुआ था, मगर वहाँ सर्वेंट्स की हलचल, डिजाइनर की फुसफुसाहट, सब कुछ जैसे हवा में घुल चुका था। सिर्फ एक एहसास बचा था, एक अजीब सी बेचैनी। उस कमरे के बीच में बैठी थी महर, आईने के सामने लाल जोड़े में लिपटी हुई। यह पहली बार था जब महर ने खुद को इस तरह सजाया था या सजने दिया था। शादी पर भी वो इस तरह तैयार नहीं हुई थी, बस एक सिंपल सी साड़ी में ही। उसने रुद्र के साथ साथ फेरे लिए थे। अपनी मांग में सिंदूर भरने के बाद उसने अपनी पलकें उठाईं और उसने आईने में अपनी ही झलक देखी। वो खुद को पहचान ही नहीं पाई थी, क्योंकि उसने कभी इतना श्रृंगार किया ही नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी काजल से ढकी आंखें जो हमेशा सवालों से भरी होती थी, आज उनमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे दर्द को भी एक खूबसूरत परछाई बन गई हो। उसके होंठ हल्के गुलाबी रंग में सजे हुए थे, मगर अब भी थोड़े डरे हुए थे। उसकी नाक की नथ बड़ी नज़ाकत से काँप रही थी हर सांस के साथ, और माथे पर बिंदी बस नज़ाकत से टिकी हुई थी, जैसे कह रही हो, मैं महर हूँ, लेकिन मैं किसी और की अमानत हूँ। उसके लंबे बाल घने, मुलायम और खूबसूरत, एक साइड से पिन किए गए थे और बाकी लहरों की तरह उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। हर लहर में जैसे कोई कहानी छुपी थी। गले में भाभी माँ का दिया हुआ चौकर का हार था, जड़ा हुआ कच्चे मोतियों और रूबी से। हाथों में कांच की लाल चूड़ियाँ थीं, जिनका हर बार खनकना जैसे किसी नज़ाकत का ऐलान कर रहा था। और फिर उसकी ड्रेस, डस्की रोज़ रंग की साड़ी जिस पर जरी का बारीक कढ़ाई का काम था। दुपट्टा बहुत ही नफासत से सिर पर रखा गया था, जैसे किसी राजकुमारी का ताज हो। उसके बॉर्डर पर मोतियों की लेस थी, जो उसकी हर हरकत के साथ हल्का सा चमक रही थी। महर आज भला की हसीन लग रही थी कि अगर किसी की नज़र एक बार भी उस पर पड़ जाए तो हटाना मुश्किल हो जाए। और तभी दरवाजे के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी।
ठाक की आवाज़ से दरवाज़ा जोर से खुला। रुद्र रायचंद कमरे में दाखिल हो गया था। उसकी नज़रें कमरे में खड़ी उस लड़की पर डाली जिसका चेहरा एक चुन्नी से ढका हुआ था। वह सीधे आगे बढ़ा और पीछे से पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर रख दी थी। रुद्र ने सख्त आवाज़ में जहर गोली ठंडक के साथ कहा, मैं तो सोच रहा था कि अब तक डरकर भाग चुकी होगी, लेकिन नहीं, तुम तो अब तक यहीं टिकी हुई हो। ये मत समझना कि तुम्हें भाभी माँ ने पसंद किया है तो मैं तुम पर रहम कर दूंगा। तुम जानती नहीं हो मैं कितना खूंखार इंसान हूँ। अपने कान पर पिस्तौल रखी देख महक की आंखें डर से फैल गई थीं, लेकिन उसका सब्र जवाब दे चुका था। महक ने गुस्से से पलटकर उसे धक्का दिया और चीखते हुए कहा, बस कीजिए, कब तक इस तरह मेरे साथ बर्ताव करेंगे? क्यों भूल जाते हैं आप कि हम पत्नी हैं आपकी? हम जानते हैं हमारी शादी किन हालात में हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे तकलीफ़ नहीं होती। और मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ पर किसी और को होती है, और जिसको तड़पता हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे पसंद नहीं करते तो मैं भी आपको प्यार नहीं करती। मुझे भी कोई और पसंद है, समझे आप? और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। महर बिना देखे बस गुस्से में बोले जा रही थी। उसने नज़रें उठाकर ये भी नहीं देखा था कि उसके सामने खड़ा शख्स कौन है। रुद्र उसके धक्के से पीछे को लड़खड़ा गया था, लेकिन उसकी नज़र अचानक महर के चेहरे पर अटक गई थी। धक्का देते वक्त महर के चेहरे से पल्लू हट चुका था। रुद्र उसका चेहरा देखकर ठिठक गया था। उसकी सांसें थम गई थीं। उसकी आंखों के सामने अब वो चेहरा था जिसे ढूंढने में उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिसकी हल्की सी चोट पर उसका दिल कांप उठा था। रुद्र ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ? रुद्र की उंगलियां कांप गई थीं। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि महर, जिसे वो इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा था, वो उसी के नाम का सिंदूर लगाकर उसके सामने खड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, ये सोचकर भी कि महर को चोट पहुंचाने वाला इंसान कोई और नहीं, वो खुद है। उसकी रगों में जैसे खून नहीं सदमा दौड़ रहा था। तू ही है ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। महर के गले से भी अब आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और होठ कांप रहे थे। रुद्र की आवाज़ सुनकर महर ने जैसे ही नजरें उठाकर देखा, वह हैरान रह गई थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रुद्र उसके एकदम करीब आ गया था। तुम हो मेरी बीवी? उसका गला रुंधा हुआ था। तुम मुझे बता तो सकती थी ना कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है? तुम मेरी बीवी हो महर, मेरी, रुद्र रायचंद की बीवी। एक पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी और फिर रुद्र बेकाबू हो गया था। उसने एक झटके में महर का चेहरा अपने हाथों में फड़ लिया था, जैसे उसके दिल की खुशी का कोई ठिकाना ना हो। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, ना ही कोई दुविधा थी, बस एक तड़प थी। महर, उसने उसकी आंखों में देखा और बिना एक पल गवाए उसके कांपते होंठ अपने होठों में भर लिए थे। महर की सांसें अटक गई थीं। उसके हाथ रुद्र के सीने पर टिके थे, जैसे वो खुद को संभालना चाहती हो। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलने की आहट हुई, जिसे सुनकर महर पूरी तरह घबरा गई थी। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि रिसेप्शन पार्टी में और कौन सा हंगामा होता है, और रुद्र को अपने पति के रूप में देखने के बाद महर का क्या रिएक्शन होगा। ये देखना वाकई मज़ेदार होगा। दोस्तों, रुद्र और महर की लव स्टोरी आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी है जिसमें दिखाए गए किरदार और घटनाएं मात्र कल्पना है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अस्वीकृत व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वह इसे केवल एक फिक्शनल स्टोरी की तरह ही देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।